दोस्तों नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर रेशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज हम चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटक के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रसाद योग नाटक, भारतेंदु योग नाटक सारा वीडियो आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आप पिछले वीडियो में भी जाकर सुन सकते हैं। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करेंगे आप नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य, वहाँ पे आपको ऑल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज हम चतुर्थ उत्थान अर्थात यहाँ पे देखेंगे प्रसादोत्तर नाटक के बारे में जानकारी लेंगे। प्रसादोत्तर नाटक क्या है? प्रसादोत्तर नाटक कब से प्रारंभ होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से नाटक और नाटककार आते हैं, ये पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। बात करते हैं प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ जो है उसमें देखेंगे कि सन 1950 से ये मान सकते हैं। इस काल के उपरांत जब रचित नाटक जो हुए थे वे जीवन के यथार्थ, क्या है दोस्तों, जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए थे तथा उनमें रंगमंचयता एवं अभिनेता का विशेष ध्यान रखा गया था। देश में स्वतंत्रता के उपरांत जब एक नई चेतना का विकास हुआ और दूसरी ओर जनमानस ने जो उनकी अपेक्षाएं की थी वे भी पूरी नहीं हो सकी थी। देश स्वतंत्रता के उपरांत जब क्या हुआ था कि जनता की एक अपेक्षा रहती है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी अपेक्षा थी, वो पूरी नहीं हो सकी। स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, इन सब का बोलबाला हो गया। युवा पीढ़ी जो है वो दिग्भ्रमित हो गई। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष और आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुआ और समाज का ढांचा बिखरने लगा। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकरण के कारण जीवन और जगत में अनेक नई समस्याओं का विकास हुआ। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध एवं नवीन जो है मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को बल दिया। नाटक ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग ग्रहण किया। किस तरह के मार्ग ग्रहण किए इसमें देखेंगे। ऐसे देखा जाए तो इस काल में भी नाटकों की विषय वस्तु का चयन इतिहास पुराण के साथ साथ समसामयिक जीवन से भी किया गया। तथापि कहेंगे कि अब विषय वस्तु एवं शिल्प में बदलाव नजर आने लगे थे। जटिल जीवनानुभूति को अब नाटक में प्रस्तुत किया जाने लगा तथा अंतर्द्वंद चित्रण का यहाँ पे प्रमुखता रहने लगी थी। तो दोस्तों ये जो है इस समय जो प्रसादोत्तर नाटक के अंतर्गत जो दो धाराएं भी लिखी गई, नाटक के दो धाराएं दिखाई देने लगी। जो दो धाराएं कौन सी थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे एक है जो यथार्थवादी, जिसे कहेंगे समस्या नाटक भी। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और यथार्थवादी धारा दिखाई देने लगी थी प्रसादोत्तर नाटक के अंतर्गत। तो दोस्तों प्रसादोत्तर युग के अंतर्गत इस युग में अधिक विकसित और प्रौढ़ धारा समस्या नाटकों की रही है। इब्सन का आप जिक्र करेंगे हम आगे। इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे पाश्चात्य जो नाटककारों एवं यथार्थवादी चेतना से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, हिंदी में भी समस्या आधारित नाटकों का सूत्रपात हुआ। इस समय प्रसादोत्तर के अंतर्गत कहेंगे तो जो नाटक हुए हैं वो समस्या आधारित नाटकों का सूत्रपात हुआ। ऐसे नाटकों के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से नाटककार आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रसादोत्तर युगीन जो ऐतिहासिक नाटक है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत फिर देखेंगे पौराणिक नाटक, इस तरह से यहाँ पे नाटक आएंगे। तो हम सबसे पहले प्रसादोत्तर नाटक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप देख रहे हैं हरि कृष्ण प्रेमी, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा गौर से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जो भी प्रश्न बनेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वप्न भंग
स्वप्नभंग आप देख रहे हैं, समय 1940। बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वप्नभंग 1940, इसमें इनकी रचना लिखी गई है। वहीं दूसरी ओर देखिए आहुति, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। इस तरह से याद रख लीजिएगा कि हरे कृष्ण प्रेमी का स्वप्नभंग, आहुति, हरे कृष्ण प्रेमी ने क्या किया, जब आहुति कर रहे थे तो उनका उद्धार हुआ। फिर आहुति कर रहे थे तो इस तरह से बात कर सकते हैं, आहुति कर रहे थे तो प्रकाश रोशनी हुई, फिर उनकी कीर्ति हुई, फिर उद्धार हुआ, फिर शतरंज के खिलाड़ी आ गए। फिर शतरंज के खिलाड़ी खेलते खेलते उनके स्वप्न में जब वो शतरंज के खिलाड़ी खेल रहे थे तो उनके स्वप्न जो है वो भंग हो गया। फिर क्या हुआ, संरक्षक आ गए, बहुत सारे जैसे स्वप्न में हम बहुत भयानक सपना देखते हैं या कुछ ऐसा अजीब-गरीब सपना देखते हैं तो हमारी नींद खुलती है, फिर चौंक जाते हैं तो आजू-बाजू जो सोए होते हैं वो भी जाग जाते हैं कि क्या हुआ, है ना? तो संरक्षक आए और सांपों की सृष्टि हुई वहाँ पे, फिर रक्तदान भी हुआ, आन का मान हो गया, अमर आन और अमर बलिदान, फिर अमर पुत्री। तो इस तरह से थोड़ा-सा ट्रिक है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं इस तरह से, स्वप्नभंग हुआ, आहुति हुई, उद्धार, प्रकाश स्तंभ। तो समय देख लेते हैं दोस्तों, स्वप्नभंग 1940 में 2 रचनाएँ हुई हैं, आप देखिए 1940 में स्वप्नभंग और आहुति। हरे कृष्ण प्रेमी जी का 2 रचनाएँ 1940 में हैं। उद्धार 1949 में, प्रकाश स्तंभ 1954 में लिखी गई रचना है। बात करते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ 1955 में लिखी गई रचना है। 1955 में 2 रचना है इनकी, एक शतरंज के खिलाड़ी। देखिए दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी, है ना? ये मत समझिएगा यहाँ पे प्रेमचंद जी का भी है। तो शतरंज के खिलाड़ी यहाँ पे 1955 में इनकी रचना लिखी गई। संरक्षक 1958 में, सांपों की सृष्टि 1959 में लिखा गया है और रक्तदान 1962 में। रक्तदान किसकी रचना है? तो देखिए हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। आन का मान जो है वो 1965 में लिखा गया। अमर आन 1964 में। अमर बलिदान, तो अमर यहाँ पे देखिए आन मान है ना, अमर इस तरह से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। आन का मान 1962 में, अमर आन 1964 में, अमर बलिदान 1968 में और अमृत पुत्री 1970 में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पे हरे कृष्ण प्रेमी के बारे में और देखेंगे कि इनके 2 नाटक हुए थे। एक और थे नाटक है छाया और बंधन। छाया और बंधन के नाटक आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए उसमें जो क्रमशः नारी के स्वाभिमान तथा वेश्याओं का जीवन चित्रण दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, नाटक जो है 2 नाटक है, छाया और एक बंधन। बंधन में देखेंगे, छाया और बंधन में क्रमशः हम देखेंगे नारी के स्वाभिमान तथा वेश्याओं के जीवन का चित्रण दिखाया देता है। स्वप्नभंग की बात करते हैं। स्वप्नभंग इनकी जो नाटक है 1940 में लिखा गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण, किसका, हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण शाहजहां के बेटे के माध्यम से किया गया है। प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण किसने किया है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण हरे कृष्ण प्रेमी जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा, हरे कृष्ण प्रेमी जी का। हरे कृष्ण का और भी एक बनता है रक्षाबंधन। ये तो मैं ऐतिहासिक बता रही हूँ, लेकिन इसके अंतर्गत भी और रचनाएं होती हैं, उसके बारे में मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ। तो रक्षाबंधन जो है वो मुगल शासक हुमायूं तथा रानी कर्णावती की कथा पर आधारित है। तो हरे कृष्ण प्रेमी का जो और भी नाटक है, ये तो फिलहाल ऐतिहासिक नाटक है, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऐतिहासिक नाटक है। लेकिन छाया और बंधन जो नाटक, 2 नाटक है, उसमें मैंने आपका उसका विषय बताया है। हरे कृष्ण प्रेमी का स्वप्नभंग के बारे में, यह स्वप्नभंग जो आप दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण शाहजहां के बेटे के माध्यम से किया गया। ठीक वहीं और एक रक्षाबंधन इनकी रचना है जो मुगल शासक हुमायूं तथा रानी कर्णावती की कथा पर आधारित है। ठीक है, इस युग में जब हम बात करेंगे कि इस समय क्या हुआ था दोस्तों, इस युग में जब नाटक लिखा गया तो नाटक तक आते आते मानव जीवन के कई परिवर्तन आए। अब जीवन में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया था। मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर किसान भी शामिल हो गए थे।
पारसी रंगमंच की लोकप्रियता कम हुई क्योंकि सिनेमा का प्रभाव अधिक पड़ रहा था इस समय। इस समय राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक भी लिखे गए, जिसको हम यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐतिहासिक नाटक के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक भी कह सकते हैं। इनका यहाँ पे हरिकृष्ण प्रेमी जी का आप देख रहे हैं, वो राष्ट्रीय चेतना पर आधारित भी हम इनका नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों, इनका जो रक्षाबंधन मैं आपको बता रही हूँ वो राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है, ठीक है। और जब बात करते हैं हरिकृष्ण प्रेमी का, हरिकृष्ण प्रेमी का एक रचना है आहुति, ये भी राष्ट्रीय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा ऐतिहासिक के अंतर्गत कौन सा है। और ये जो रचना है राष्ट्रीय चेतना, इस पर भी ये प्रश्न बनते हैं कि बताइए हरिकृष्ण प्रेमी का जो है उनका राष्ट्रीय चेतना पर आधारित 2 निबंध का नाम बताइए। तो ऑप्शन रहेगा तो जैसे रक्षाबंधन और आहुति। बात करते हैं अब हम लक्ष्मी नारायण मिश्र के। लक्ष्मी नारायण मिश्र का यहाँ पे आप देखें कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार प्रश्न बनता है इनका। देखेंगे कि कई बार ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो इसमें दुविधा मत रखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी लाल आप बहुत अच्छे से इसको जानकारी ले लीजिए। इनका जन्म है, इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर कब हुआ था दोस्तों? 1903 में। लक्ष्मी नारायण मिश्र का 17 दिसंबर 1903 से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु है 19 अगस्त 1987 में, ठीक है। हो सकता है आपका किसी इसमें से किसी का बर्थडे हो 1987 में जो जन्म लिए हों, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 1987 के यहाँ पे 19 अगस्त 1987 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का यहाँ पे मृत्यु हुई है। मिश्र जी की 18 वर्ष की अवस्था में ही साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हुए थे। इनके अंतर्गत रचना जो है 1921 और 1921 और 22 में उसी समय की ये रचना है अंतर्गत। मिश्र जी का पहला नाटक बात करेंगे। मिश्र जी का क्या है, पहला नाटक कौन सा है? तो अशोक। अशोक जो है 1900 कहीं पे 26 और कहीं पे 27 मिलता है, वैसे 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके जो रचना है अशोक 1927। मिश्र जी के नाटक में हम देखेंगे कि क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो इब्सन के 2 प्रमुख नाटक है पिलर ऑफ द सोसाइटी। नोट करिएगा, इब्सन के 2 प्रमुख नाटक है पिलर ऑफ द सोसाइटी और दूसरा है डॉल्स हाउस, ठीक है। तो इनका अनुवाद किया गया। पिलर ऑफ द सोसाइटी इसका है समाज के स्तंभ, इस तरह से। तो पिलर ऑफ द सोसाइटी का समाज के स्तंभ और दूसरा है डॉल्स हाउस, तो गुड़िया का घर, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इनका अनुवाद किया था। तो प्रश्न बनता है कि मिश्र जी ने किनके 2 नाटक, तो इब्सन के 2 नाटक का अनुवाद किया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न। लक्ष्मी नारायण मिश्र एक सामाजिक तथा ऐतिहासिक नाटककार है। इनके ऐतिहासिक नाटक एक संस्कृत नाट्य शैली में भी लिखे गए हैं और इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित थे। मिश्र जी किससे प्रभावित थे? तो बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित थे। इनके सभी नाटक जो है 3 अंकों में विभाजित है। सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके नाटक कितने अंकों में है, तो इनके सभी नाटक 3 अंकों में निर्धारित है, विभाजित है। अब देखेंगे कि अशोक का मैंने बताया 1927। अब इनका देखिए गरुड़ ध्वज 1945 में लिखा गया। वहीं दूसरी ओर वत्सराज 1950 में लिखा गया लक्ष्मी नारायण मिश्र का। दशाश्वमेध जो है 1950 में। तो 2 रचना है, आप देख रहे हैं वत्सराज और दशाश्वमेध। ठीक वहीं देखिए वितस्ता
की लहरें, वितस्ता की लहरें 1953 में लिखी गई हैं। धरती का हृदय, धरती का हृदय किसकी रचना है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। काल विजय गंगाधर 1974 में। तो दोस्तों इनकी जो रचना है इसके बारे में बात करते हैं। मिश्र जी प्रायः यथार्थवादी, मैंने आपको बताया है, प्रगतिशील स्तर पर नहीं, भारतीय स्तर पर भी उनका यथार्थ अपनी ही तरह है। मुक्ति का रहस्य, एक और भी रचना है इनकी, मुक्ति का रहस्य नाटक में वे अपने दृष्टिकोण और विचारधारा के बारे में स्पष्ट कहते हैं। जो यथार्थ नहीं है वह आदर्श नहीं हो सकता, जो यथार्थ नहीं है वो आदर्श नहीं हो सकता। कल्पना की रंगीनी और असंगति साहित्य और कला का मानदंड नहीं बन सकती है। जीवन की पाठशाला में बैठकर साहित्यकार अपनी कला सीखता है। जीवन की पाठशाला में बैठकर साहित्यकार अपनी कला सीखता है। जीवन की पाठशाला जिस तरह से है, अतः जीवन के अनुभव से परे उसे कहीं कुछ भी नहीं ढूंढना चाहिए। तो ये जो है मिश्र जी का कथन है। इनकी कृतियां मैंने आपको बताए हैं। अशोक के नाटक, सन्यासी नाटक भी इनकी रचना है। सन्यासी जो नाटक है वो 1930 में है। राक्षस का मंदिर नाटक है इनका, है ना, राक्षस का मंदिर। तो देखिए यहाँ पे, और मुक्ति का रहस्य नाटक ये भी मिलेगा आपको। राजयोग नाटक, सिंदूर की होली नाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंदूर की होली नाटक। आधी रात नाटक 1936 में लिखा गया है, आधी रात नाटक। गरुड़ ध्वज, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, गरुड़ ध्वज 1945 में लिखा गया है। और विस्तता की लहरें, ये भी बहुत, वत्सराज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1950 में। दशाश्वमेध जो मैंने आपको बताया, ये दो नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1950 में लिखा गया है। अशोक वन एकांकी संग्रह, इसका प्रकाशन है 1950 में भी लिखा गया है। जगत गुरु नाटक है 1955 में इनकी नाटक है। चक्रव्यूह नाटक, चक्रव्यूह नाटक जो है 1955 में इनका नाटक लिखा गया। तो यहाँ पे जो सेनापति कर्ण नामक महाकाव्य मिश्र जी की अपूर्ण रचना है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मिश्र जी का महाकाव्य जो है कौन सा है? सेनापति कर्ण नामक महाकाव्य है। सेनापति कर्ण, ठीक है। पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का अधूरा नाटक कौन सा है? तो कौन सा नाटक है? सेनापति कर्ण महाकाव्य मिश्र जी की अपूर्ण रचना है। वहीं गरुड़ ध्वज, दशाश्वमेध और नारद की वीणा मिश्र जी ने प्रतिनिधि, उनके मिश्र जी के क्या है? प्रतिनिधि नाटक है। दो नाटक जो है, या तीन नाटक, हाँ 3 नाटक कहेंगे। गरुड़ ध्वज, दशाश्वमेध और नारद की वीणा, ये जो रचना है प्रतिनिधि नाटक है। गरुड़ ध्वज जो नाटक है दोस्तों, गरुड़ ध्वज में आप देखेंगे कि इनके नाटक में शुंग किसका वर्णन है? तो शुंग वंश का वर्णन है, ठीक है। शुंग वंश पर आधारित है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें शुंग वंश के अग्निमित्र की कथा वर्णित है। वहीं बात करेंगे वत्सराज। वत्सराज में मिश्र जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। अभी अभी हम देख ही रहे हैं ऐतिहासिक नाटक। यह नाटक उदयन के जीवन की घटनाओं से संबद्ध है। कौन सा नाटक? वत्सराज उदयन के जीवन घटनाओं से संबंधित है। वहीं आप देख रहे हैं दशाश्वमेध के बारे में, देखिए 1950 में आपको बता रही हूँ मैं। इसमें नाटक में नागों के इतिहास पर आधारित है। ये जो नाटक है वो नागों पर आधारित है, नागों के इतिहास पर, ठीक है। पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा नाटक जो है वो नागों पर आधारित है? तो दशाश्वमेध, ठीक है। नारद की वीणा की बात कर रहे थे, जिसमें आर्य और आर्यतर सांस्कृतिक और पारस्परिक संघर्ष और उसके बाद जो तदुपरांत समन्वय की कहानी इसमें दिखाई दी है। तो इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और है इनकी रचना सन्यासी। सन्यासी जो रचना लिखी गई है वो राक्षस का मंदिर भी एक नाटक है इनका। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग तथा सिंदूर की होली,
कि जो मिश्र जी की क्या है, प्रसिद्ध समस्या सामाजिक नाटक है। यहाँ पे आएगा सामाजिक नाटक के अंतर्गत, मैं यहीं पे आपको जिक्र कर दे रही हूँ, जब आएगा तो मैं उसको डायरेक्टली पढ़ दूंगी। तो सामाजिक समस्या इनके अंतर्गत यहाँ पे है सन्यासी राक्षस का मंदिर और मुक्ति का रहस्य, एक तरफ राजयोग, सिंदूर की होली। ये 4-5 ऐसे कहानी नाटक है जो सन्यासी राक्षस मंदिर, ये जो 4-5 ऐसे नाटक है वो सामाजिक समस्या के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति और समाज के जिस उत्तरोत्तर संघर्ष में हमारा क्या होता है, जीवन पल बढ़ रहा है, उसके किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू को आधार बनाकर इन सामाजिक नाटकों में विद्यमान दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया है मुक्ति का रहस्य और सिंदूर की होली, ये जो मिश्र जी की है रचना, शिल्प और विचार दोनों दृष्टियों से प्रतिनिधि नाटक है। मुक्ति का रहस्य है ना, और सिंदूर की होली, ये दोनों नाटक जो है वो शिल्प और विचार दोनों दृष्टियों से प्रतिनिधि नाटक है। मुक्ति का रहस्य नाटक जो है उसमें स्त्री पुरुष के सनातन काम वासना का चित्रण दिखाई देता है। ठीक है, ये रही इनकी रचना। प्रलय के पंख पर और अशोक वन, ये 2 एकांकी संग्रह है, जिसमें प्रलय के पंख और एकांकी संग्रह, ये 6 एकांकी संग्रहित है। उपरोक्त जो मैंने आपको बताया है अभी, प्रलय के पंख और अशोक के वन, ये जो है इन दोनों के अतिरिक्त और भी संग्रह है जो भगवान मनु तथा अन्य एकांकी नाम से भी इन्होंने संग्रह निकाला है। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए आपका मतलब लक्ष्मी नारायण मिश्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा की रचनाएं देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वृंदालाल वर्मा की रचनाएं झांसी की रानी। झांसी की रानी में आप देखेंगे यहाँ पे इनका समय काल है 1948 में। कब का है समय दोस्तों? 1948 में। अब देखिए पूर्व की ओर यहाँ पे इनकी रचना है 1950 में, बीरबल 1950 में, कश्मीर का कांटा 1948 में, फूलों की बोली 1947 में, ललित विक्रम 1947 में। तो ये जो रचना है वृंदालाल वर्मा की रचना है। यहाँ से प्रश्न बनता है, कौन सा प्रश्न बनता है? तो झांसी की रानी किसकी रचना है? तो वृंदालाल वर्मा की रचना है। इस तरह से प्रश्न बना। एक बार ललित विक्रम की रचना बनी है, तो ललित विक्रम 1953 में याद रख लीजिएगा, और झांसी की रानी 1948 में। वहीं बात करते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के नाटक को देखिए, मुक्तिपथ और शक विजय, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और 2 ही रचना है इसके अंतर्गत। कौन से? ऐतिहासिक के अंतर्गत मुक्तिपथ 1944 और शक विजय 1949 में। बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजमुकुट और अंतःपुर का छिद्र, ये प्रश्न बना हुआ है कि राजमुकुट किसकी रचना है? तो गोविंद वल्लभ पंत की है, 1935 में लिखी गई रचना है। अंतःपुर का छिद्र, बार बार प्रश्न बना है। अंतःपुर का छिद्र 1940 में। तुलसीदास 1974 में लिखा गया है। आत्मदीप 1978 में। तो दोस्तों इसको आप याद करते रहे, बार बार रिवीजन करते रहे, तो ताकि आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। रामकुमार वर्मा का जो नाटक है वो कौमुदी महोत्सव। देखिए रामकुमार वर्मा का कई बार ऐसा होता है कि रामकुमार वर्मा ने तो नाटक नहीं लिखा, एकांकी लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, रामकुमार वर्मा ने नाटक लिखा है कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व। दोनों रचनाएं जो है कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व 1954 में लिखी गई रचना है। अब बात करते हैं प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटक। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय जो है वो नाटक, पौराणिक नाटक भी लिखे गए, जिसमें आप देखेंगे कि क्या है, गोविंद वल्लभ पंत की रचना जो है 1951 में लिखी गई। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है गंगा का बेटा। प्रश्न बन सकता है कि ययाति किसकी रचना है? तो गोविंद वल्लभ पंत की रचना है। पांडे बेचन शर्मा का गंगा का बेटा रचना है। आगे देखेंगे सेठ गोविंद दास की रचना क्या है? कर्ण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्ण सॉरी सेठ गोविंद का है कर्ण 1946 में। श्री रांगे राघव का देखिए स्वर्ग भूमि का यात्री 1951 में लिखा गया है। सेठ गोविंद का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है राजमुकुट के बारे में। इनके जो राजमुकुट है,
ये जो रचना है राजमुकुट गोविंद वल्लभ पंत की है। तो उसमें पन्नाधाय का अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने बेटे के प्राणों तक के बलिदान का चित्रण दिखाई दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप सेठ गोविंददास, रांगे राघव, स्वर्गभूमि, ये इनकी रचना है। रांगे राघव की कौन सी रचना है? तो स्वर्गभूमि का यात्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। और इसी तरह से यहाँ पे आपको ये जो है प्रसादोत्तर जो नाटक के अंतर्गत ये सारा आपको मैंने वर्णन किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जो नाटक के अंतर्गत, है ना? तो ये सब याद रख लीजिएगा आप, क्योंकि ये प्रश्न बार-बार बनते हैं, पूछा जाता है, हर एक चीज़ बहुत बारीकी से आपको करनी है और बार-बार आप नोट्स भी बनाते चलिए कि कौन-कौन से नाटक है, जिसमें प्रसादोत्तर पौराणिक नाटक के अंतर्गत कौन से प्रश्न बनेंगे। तो उदय शंकर भट्ट का है, यहाँ पे आप देखें मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्रश्न यहाँ पे ययाति का और गंगा बेटा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। और इसी तरह से आपको यहाँ पे सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, उम्मीद है मुझे कि वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि दिनों दिन मेरे चैनल के सब्सक्राइब जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए। और चैनल यदि उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।